नमस्कार, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना बिंदु है संज्ञा। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये जो बिंदु है हर कंपटीशन में पूछा जाता है। हर कंपटीशन में इस बिंदु से प्रश्न जरूर आते हैं और जो आपकी तीसरी कक्षा से लेकर ये बिंदु शुरू हो जाता है। तो आज अपना जो ये बिंदु है संज्ञा, इस संज्ञा बिंदु में आपको मैं बहुत सारे नियम बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, जिससे आप इस संज्ञा शब्द को अच्छी तरह से समझ जाओगे, संज्ञा को अच्छी तरह समझ जाओगे और इसका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो शुरू करते हैं। अपना बिंदु है संज्ञा। संज्ञा का देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान कराना। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। या इसका एक नाम ये भी आ सकता है, शाब्दिक अर्थ नाम भी होता है। तो कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। संज्ञा दो शब्द खंडों से मिलकर बना है। दो कौन से हैं खंड? एक तो है सम, जो इसमें क्या है? उपसर्ग है। दूसरा है ज्ञा। सम का अर्थ सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। तो संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? सम्यक रूप से जानना संज्ञा का अर्थ हो गया। तो इसमें कंपटीशन से संबंधित 3-4 प्रश्न बन गए अपने। शाब्दिक अर्थ सम्यक ज्ञान किन से मिलकर बना है? सम और ज्ञा से। सम क्या है? इसमें उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक रूप से जानना। तो 3-4 प्रश्न इसमें कंपटीशन के बन गए हैं। अब देखो संज्ञा जो शब्द है ये कैसे बना है? सम उपसर्ग है, इसमें ज्ञा है। अब देखो कुछ लोग जो है उसको संज्ञा बोलते हैं और कुछ लोग संज्ञा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रचलित नाम है वो संज्ञा ही है। जय और अय में आ जुड़ा हुआ है, तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो इसका नाम क्या होता है? संज्ञा। लेकिन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है उच्चारण के अनुसार वो संज्ञा ही बोला जाता है। अब परिभाषा देखिए जो व्याकरण में दी हुई होती है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। छोटी सी परिभाषा और देखिए इसका। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इस संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हम उस वस्तु को जानते नहीं हो, उस प्राणी को जानते नहीं हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो या जिसका कोई नाम नहीं है। और जिसका नाम होता है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक परिभाषा और देखिए। व्याकरण में पदार्थ या वस्तु के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा या जो नाम है वो क्या करता है? क्या करता है? विभेदता करता है, विभेद का काम करता है। यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने का काम करता है। कौन? संज्ञा या जो नाम है वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करता है। जैसे ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। ये श्यामपट जो है वो दूसरी वस्तु है। अब दोनों क्या हो गई? वस्तु हो गई। अगर इनका नाम नहीं है तो इनको अलग अलग नहीं पहचाना जाएगा। तो संज्ञा जो है वह इनमें क्या करती है? विभेदता करती है। इसको क्या नाम दे दिया? पेन। ये किस नाम से जाना जाएगा? पेन नाम से जाना जाएगा। और ये श्यामपट के नाम से जाना जाएगा। तो संज्ञा या जो नाम है वो क्या काम करता है?
एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग करने का काम करता है, विभेदता करता है। तो कंपटीशन का पर्सन यहाँ से भी बन गया। संज्ञा जो है वो क्या काम करता है, तो विभेदता का काम करता है। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर कंपटीशन पूछा जाए या किसी परीक्षा में पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको कितने बताने हैं, 3 भेद। चाहे वो तीसरी की एग्ज़ाम हो, तीसरी कक्षा के एग्ज़ाम हो, चाहे 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम हो या कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, आपको कितने भेद बताने हैं। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए मूल रूप से, अगर ये शब्द आ जाता है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से क्या बताने हैं, 2 ही भेद बताने हैं। एक तो यथार्थवादी या मूर्त, इसे दृश्य भी कहते हैं, और दूसरी है भाववाचक या अमूर्त या अदृश्य। ये मूल रूप से 2 भेद होते हैं। ये जो है ये कंपटीशन में पूछा जाता है और कंपटीशन के आधार पर ये मूल रूप से पूछे जाएंगे। और जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसमें तो सीधा ये पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 भेद बताने। वो 3 कौन से होते हैं अभी नीचे पढ़ेंगे। और कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से 2 भेद होते हैं। अब देखो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं इनको इन 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जितने भी प्राणी है, जितने भी व्यक्ति है, उनको ये इसमें आ जाएगा, व्यक्ति में आ जाएगा। जितने भी वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड में सारी आ गई, जितने भी स्थान है सारे आ गए। इनके अलावा जो बच गया, जो दिखाई नहीं देता है, वो किस में आ जाएगा, भाव में आ जाएगा। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तीनों चीजें क्या है, मूर्त है, दिखाई देती है, ये यथार्थ में है। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यथार्थवादी, मूर्त या दृश्य में। और व्यक्ति, प्राणी, ये किस में आ गया, विशेष। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अगर ये निश्चित बोध कराते हैं किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का निश्चित ज्ञान कराते हैं, तो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। और अगर समूह का बोध कराते हैं तो किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में आ जाएंगे। और ये तीसरा जो दूसरा बच गया, ये भाव, तो ये किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। तो संज्ञा के जो 3 भेद है उनको इन 2 भागों में बांटा गया है। इन 2 भागों के आधार पर इनके 3 भेद किए गए हैं। तो अगर 3 भेद देखने हैं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और मूल रूप से देखें तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है वो किस में आ जाते हैं, यथार्थवादी में आ जाते हैं, मूर्त में आ जाते हैं, दृश्य में आ जाते हैं। और जो बच गया वो है भाववाचक। अब इनके अलावा विद्वान जो है वो 2 भेद और मानते हैं। एक तो हो गया समूहवाचक और दूसरा हो गया द्रव्यवाचक। समूहवाचक में तो समूह के नाम आते हैं और द्रव्यवाचक में पदार्थों के नाम आते हैं। तो कहीं कहीं व्याकरण की किताबों में संज्ञा के 5 भेद भी दिए हुए होते हैं। वो 5 भेद किस प्रकार से होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, एक जातिवाचक हो गया और
एक भाववाचक हो गया, एक समूहवाचक हो गया और एक द्रव्यवाचक हो गया। लेकिन वर्तमान में इन दोनों को किस में शामिल कर लिया गया है? जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो किस में आती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। तो वर्तमान में संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 3 भेद है। अब संज्ञा का पहला भेद देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सामान्य परिभाषा देख लेते हैं जो व्याकरण में दी हुई होती है। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा तो ये लिखनी है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राम है, सीता, जयपुर, भारत, रवि, पंखा, सूर्य, ये सारे के सारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, इतना तो सभी जगह दिया हुआ आता है। लेकिन अब इसकी पहचान कैसे करें? पहचान के लिए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आए हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ गए। अब इनका निश्चित जो नाम है, अगर व्यक्ति का निश्चित नाम हो गया तो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अगर किसी वस्तु का निश्चित नाम है, जैसे पंखा है, अगर पंखा शब्द आता है तो पंखे तो बहुत सारे होते हैं, इसमें उसका निश्चित नाम नहीं आया। लेकिन अगर उसी पंखे का निश्चित नाम जैसे रवि दे दिया, रवि पंखा दे दिया, तो ये किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। स्थान, स्थान का अगर कोई निश्चित नाम आता है तो वो किस में आ जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर कोई निश्चित नाम होता है, नाम, निश्चित नाम होते ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब देखो, ऐसी 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। पहचान के तौर पर देखिए, पहली पहचान देखिए, जो इस संसार में अपने जैसी एक ही है, यानी जो इस संसार में एक ही वस्तु है या एक ही व्यक्ति है या एक ही स्थान है, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखना, घूम फिरकर कहाँ आ गए? एक व्यक्ति के ऊपर आ गए, घूम फिरकर एक वस्तु के ऊपर आ गए, एक स्थान के ऊपर आ गए, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो इस संसार में अपने जैसी एक ही है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरी पहचान देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो बदली जा सकती है। जैसे राम है, राम जो है वो अपने नाम को बदल सकता है, बहुत सारे नाम बदले गए, जैसे बंबई शब्द था पहले, बंबई विशेष शहर का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मुंबई हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या हो सकती है? बदली जा सकती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है। दूसरी पहचान हो गई। अब रवि पंखा है, रवि पंखा जो है ये अपना नाम बदल सकता है। तीसरी पहचान देखिए, दृश्य होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा दिखाई देगी और हमेशा किस में आएगी? एक वचन में ही आएगी। जैसे राम शब्द है, राम का बहुवचन नहीं बन सकता, ये हमेशा एक वचन में ही रहेगी। जयपुर है, भारत है, भारत एक वचन में ही रहेगा, भारत तो नहीं होगा, बहुवचन नहीं बनेगा इसका। सूर्य है, एक वचन ही होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो दृश्य होगी, मूर्त होगी, हमेशा दिखाई देगी और हमेशा एक वचन में आएगी। अगर बहुवचन में आती है तो वो किस में चली जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में न जाकर जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। और चौथी पहचान देखिए, पहले से जानते हैं, नहीं जानते हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। जैसे मुंबई है,
या जयपुर है। आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने कोई शहर आ गया, तो आपका अगर उस शहर को पहले देखा हुआ है, उसका नाम आप जानते हैं, पहले से उसको जानते हो, तो आप उसको पहचान लोगे कि ये जयपुर है। और अगर आपका पहले से नहीं देखा हुआ है, पहले से नहीं जाना हुआ है, तो आप उससे क्या मानेंगे, एक शहर ही मानेंगे। और शहर आते ही किस में चली जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। और अगर आप उसको जानते हो और आप उसकी पहचान कर लेते हो कि ये जयपुर है, तो ये किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो पहले से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसको अगर आप पहले से जानते हो तो ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और अगर नहीं जानते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये चारों बिंदु आपके समझ में आ गए, इनको याद कर लिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी गलत नहीं होगी। संज्ञा का दूसरा भेद देखिए, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति, समूह या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी है, किसी वस्तु है, स्थान है, इसकी पूरी जाति का या पूरे समूह का या पूरे वर्ग का बोध जहाँ पर होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी लेते हैं, लड़का है, तो इस संसार में जितने भी लड़के हैं सभी को इस नाम से पुकारा जा सकता है। ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का। मनुष्य है तो ये समूह में आ गया। मोर है, ये एक विशेष प्रकार का जो पक्षी है, उन सभी पक्षियों के उस वर्ग के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। गाय है, सेना है, सभा है, ये समूह का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं में पुस्तक, पंखा, मशीन, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, सबको पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक नाम से पुकार सकते हैं। पंखा है, मशीन है, दूध है, चांदी है। स्थान देखिए, पहाड़, इस संसार में जितने भी पहाड़ है सभी को इन नामों से पहचाना जाता है। पहाड़ ये भी है, ये भी है, ये भी है। नदी है, गंगा नदी है, उसको भी नदी कह सकते हैं। सरस्वती है, उसको भी नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र, उसको भी नदी कहते हैं। विद्यालय, शहर, ये सारे के सारे जो है ये समूह का या पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए पहचान, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहचान आपको याद करनी है, समझनी है। इस संसार में एक से अधिक यानी अनेक होती है, वो किस में आती है, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लड़का, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, इस संसार में एक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो एक से अधिक है वो किस में आ जाएगी, जातिवाचक में आ जाएगी। जैसे पुस्तक शब्द लेते हैं तो 5 पुस्तकें रखी हुई है, तो पांचों को पुस्तक शब्द से पुकारे सकते हैं। ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है। तो एक से अधिक हो गई। दूसरा बिंदु देखिए, इनको बदला नहीं जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें व्यक्तिवाचक में तो क्या था, बदला जा सकता था, लेकिन इसमें किसी शब्द को नहीं बदला जा सकता है। जैसे लड़का है, लड़का नहीं बदला जा सकता, लड़का लड़का ही रहेगा। व्यक्तिवाचक में कोई स्थान था, जैसे चेन्नई, मद्रास था, अब वो बदल कर क्या हो गया है, चेन्नई हो गया। तो मद्रास से व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, उसको बदल कर चेन्नई कर दिया गया है, तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो क्या है, संज्ञा, वो शब्द जो है वो बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में शब्द बदला नहीं जाता है। तीसरा बिंदु, दृश्य होगी, दिखाई देने वाली होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दिखाई देती है और जातिवाचक संज्ञा भी दिखाई देती है। ये पेन है, ये दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पेन है, सबको पेन
कह सकते हैं, लेकिन हमेशा बहुवचन में ही होगी। ये बात ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दृश्य होगी लेकिन हमेशा एक वचन में होगी, और जातिवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा किस में होगी? बहुवचन में होगी। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर बहुवचन में आ जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। चौथा बिंदु, जिनको पहले से नहीं जानते हैं वो भी किस में आती है? जातिवाचक में आती है। मैंने उदाहरण दिया था अभी कि हम कहीं जा रहे हैं, सामने एक शहर आ गया, उस शहर का बारे में या उस शहर का नाम आपको नहीं पता है तो आप उसे क्या समझेंगे? शहर ही समझेंगे, और ये शहर समझते ही किस में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। और अगर आप उसको पहले से जानते हो, जैसे जयपुर आ गया, आप शहर जयपुर आते ही आप उसको पहचान जाते हो कि ये जयपुर है, तो जयपुर पहचानते ही जयपुर आ गया तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया। और अगर वो पहचान में नहीं आ रहा है, वो आप उसको एक शहर के रूप में देख रहे हो तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो ये बिंदु जो है आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इनको हमेशा याद रखना। समझ के अगर प्रश्न हल करोगे तो संज्ञा का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। संज्ञा का तीसरा भेद देखिए, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते। जैसे सुख, दुख, बचपन, मिठास, सुंदरता, ये इसके उदाहरण हो गए। अब देखिए पहचान, ये सुख शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा में आता है। इसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान के ये 3 बिंदु है। ये अमूर्त अदृश्य होती है, यानी ये कभी दिखाई नहीं देती है, इनका कोई आकार नहीं होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन का तो आकार है लेकिन सुख जो है उसको कभी देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। देखते किसको है? सुखी व्यक्ति को देखते हैं। बचपन ये दिखाई नहीं देता है, देखते किसको है? बच्चे को देखते हैं। तो इसकी पहचान क्या हो गई भाववाचक संज्ञा की? कि एक तो क्या है, ये अमूर्त या अदृश्य होती है। दूसरी पहचान देखिए, केवल महसूस की जाती है, दिखाई नहीं देती है, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। कोई मिठाई जैसे मान लो जलेबी है, वो जलेबी दिखाई तो दे रही है लेकिन उसके अंदर जो मिठास है वो दिखाई नहीं देती है। उस जलेबी को आप खाओगे तो क्या महसूस करोगे कि ये कैसी है? मीठी है, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या होगी? केवल महसूस की जाएगी। तीसरी बात, ये विशेष इंपॉर्टेंट है, विशेषण शब्द कभी भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेषण जो शब्द है वह कभी भी भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। यानी किसी शब्द के साथ और शब्द जोड़कर देख लीजिए, अगर शब्द जुड़ता है तो वह भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर के आगे कुछ जोड़ सकते हैं क्या? जैसे सुंदर लड़का जुड़ गया तो ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो ये सुंदर शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। सुंदरता शब्द है, अब सुंदरता के आगे देखो लगाओ लड़का, सुंदरता लड़का, जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा ना। तो ये शब्द क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा में हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से और देख लीजिए आप,
बुरा आदमी जुड़ गया तो ये बुरा शब्द जो है वो भाववाचक नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। बुराई आदमी जोड़ सकते हैं, नहीं जुड़ रहा है तो ये बुराई क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। कहने का मतलब यह है कि जो विशेषण शब्द की तरह आता है, विशेषता बताने वाला कोई शब्द आता है तो वह भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे शब्द है, आप इस पहचान को याद रखोगे तो भाववाचक संज्ञा कभी गलत नहीं होगी। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और देख लीजिए, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाता है, एक वचन है और उसका बहुवचन बना दिया जाता है तो वह भाववाचक संज्ञा न होकर क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। देखिए, प्रार्थना अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस की जाती है, तो ये किस में हो गई, भाववाचक संज्ञा में हो गई। अब इसका बहुवचन बना दिया प्रार्थनाएं, तो ये प्रार्थनाएं जो है वो किस में आ गई, जातिवाचक में आ गई। जवानी भाववाचक, जवानियाँ जातिवाचक में। तो भाववाचक संज्ञा जो है अगर उसका बहुवचन बना दिया जाता है तो वह किस में चली जाती है, जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। कंपटीशन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इन 3 भेदों के अलावा विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, वो देखते हैं। समुदायवाचक, पहला तो है समुदायवाचक। परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, सभा, सेना, दल आदि। और दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको पहले वाले वो 3 भेद बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, तो उनमें इनके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इनकी जानकारी भी आपको होनी आवश्यक है। द्रव्यवाचक में देखिए उदाहरण इसके, सोना, कोयला, घी, चीनी, मिट्टी, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक महत्वपूर्ण बात देखिए इन दोनों के बारे में, समुदायवाचक संज्ञा गणनीय होती है, जिन इनकी गिनती की जा सकती है। भीड़ को गिना जा सकता है, कक्षा को गिना जा सकता है, सभा में जो लोग हैं उनको गिना जा सकता है, सेना के लोगों को गिना जा सकता है। तो समुदायवाचक संज्ञा जो है वह गणनीय होती है, इनकी गिनती की जा सकती है। और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वह अगणनीय होती है, सोना, कोयला, घी, चीनी इनको गिना नहीं जाता है। तो ये अगणनीय होती है, समुदायवाचक गणनीय होती है और द्रव्यवाचक अगणनीय होती। ये कंपटीशन का प्रश्न बनता है यहाँ से। तो कंपटीशन में इन संज्ञाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद है तो आपको वो 3 भेद ही बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन दोनों संज्ञाओं को, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसको जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया गया है। इसलिए संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब कुछ महत्वपूर्ण बात और देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर बहुवचन में प्रयोग हो रही है, वैसे तो एक वचन में आती है, लेकिन अगर उसका बहुवचन में प्रयोग हो रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस बात का कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो अगर बहुवचन में प्रयोग हो रही है तो वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे समाज में जयचंद,
जयचंद अगर अकेला शब्द आता है तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये जो जयचंद है ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, भरे पड़े हैं, तो ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अगर प्रश्न आ जाता है समाज में जयचंद भरे पड़े हैं, तो जयचंद में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, आज समाज में हरिश्चंद्रों का अकाल है। ये हरिश्चंद्र जो है विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, इस वजह से क्या माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, अगर जातिवाचक संज्ञा किस में आए, एक वचन में प्रयोग हो रही है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग हो रही तब जातिवाचक मानी जा रही है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा जो है वह एक वचन में प्रयोग हो रही है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। उदाहरण देखिए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। यहाँ अगर नेताजी शब्द अकेले को ले तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये जो नेताजी शब्द आया है किसके लिए आया है, सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा उदाहरण देखिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर केवल पंडित जी शब्द को लिया जाए तो ये क्या है, बहुत सारे पंडित होते हैं समाज में, तो ये पंडित जो है वैसे जातिवाचक में आता है, लेकिन यहाँ पर ये एक वचन में प्रयुक्त हो गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है अगर बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, और अगर जातिवाचक संज्ञा जो है वह एक वचन में प्रयुक्त होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बने जाती है। अब देखिए, अगर प्रश्न आता है सेना शब्द में संज्ञा है, और ऑप्शन में आपके भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उपयुक्त सभी ऐसा दिया हुआ आता है, तो आपको इसमें क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। और अगर यही प्रश्न इस तरीके से आता है, सेना शब्द में संज्ञा है, इसमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, अगर ये दिया हुआ आता है तो आपको क्या करना है, सही समुदायवाचक सही करना है। ये बात ध्यान रखना है कि अगर समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा में से उदाहरण पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया, और अगर उनके नाम नहीं है ऑप्शन में, तो आप इनको क्या करना है, जातिवाचक में करना है, और अगर उनका ऑप्शन दिया हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है, तो आपको वह नाम ही करना है। जैसे इसमें है समुदायवाचक, तो सही कौन सा माना जाएगा, समुदायवाचक वाला माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका संज्ञा का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा, अंत तक देखा है, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसका लाभ और लोगों को प्राप्त हो सके। और अब नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।